देखो ये वाला क्वेश्चन है, लेबर यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 दी हुई हैं, टोटल प्रोडक्ट में हमें 40 180 दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमें जो बैलेंसिंग फिगर्स है वो निकालनी है, यानी कि जो बीच बीच की फिगर्स मिसिंग है हमें वो निकालनी है। तो मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल और एमपीएन इज टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये तीन फॉर्मूले पे हमारा सब बेस्ड होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको फॉर्मूले लिखने ही लिखने हैं कि आपने कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं, ऐसे रैंडमली नहीं चलेगा कि बस सॉल्व कर दिया कैसे भी करके। ठीक है, अब हम आते हैं, मान लो ये 60 है, तो यानी कि टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 40 प्लस 60 100 हो गया। फिर ये 50 है तो 100 प्लस 50 ये 150 हो गया। अब अगर ये 180 है तो 180 माइनस 150 ये 30 हो गया। ठीक है, अब ये 36 है तो यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 180 हो गया। तो 180 माइनस 180 ये 0 हो गया। अब अगर ये माइनस 18 है तो 180 माइनस 18 कितना हो गया, 162। समझ में आया कैसे हो रहा है ये? अब हमारे पास ये दो कॉलम्स कंप्लीट हो गए, तो हम इस पे आते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टीपी अपॉन एल, तो 40 अपॉन 1 40, 100 अपॉन 2 50, 150 अपॉन 3 50, 180 अपॉन 4 ये हो गया 45, 36 गिवन ही है और ये हो गया 27। ठीक है, ये वाला आ गया। फिर से बताऊं, देखो हमें ये देखना है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट पहला 40 था, मार्जिनल प्रोडक्ट सेकंड यूनिट पे 60 था, तो 40 प्लस 60 ये 100 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये था 50, तो 100 प्लस 50 ये 150 हो गया। ठीक है, अब हमें ये तो गिवन ही है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये 36 है एपी, तो एपी अगर 36 है तो 36 इंटू 5 180 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्योंकि वो माइनस 18 है तो 180 माइनस 18 162 आ गया। समझे? देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 दी हुई हैं, आपको एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है, मार्जिनल निकालना है, तो आपको कुछ ना कुछ करके पहले तो टीपी निकालना ही पड़ेगा। बिना टीपी निकाले आप एमपी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो टीपी कैसे निकलेगा, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 16 और 15 ये निकल गया। अब पहली यूनिट पे एट फर्स्ट यूनिट टीपी एपी और एमपी बराबर होते हैं, तो हमने ये निकाल दिया टीपी एपी और एमपी, तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर 10 माइनस 4 6, फिर 5, फिर 1 और फिर -1। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? पहले हमने टीपी निकाला, फिर टीपी से पहले यूनिट पे तो सेम ही रहा 4, फिर 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6, 15 माइनस 10 5, 16 माइनस 15 1 और 15 माइनस 16 -1। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, ये हमारा अगर एपी है, ये हमारा एमपी है, यानी कि अगर हमें ये पूछा जाए ए
बी और सी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि हाउ एपी एंड एमपी आर रिलेटेड, कैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, टीपी और एमपी, टीपी और एपी और एमपी, तो हम क्या कहेंगे? पहला रिलेशन, एट फर्स्ट यूनिट बोथ आर इक्वल। इनिशियली दोनों इक्वल रहेंगे, देन बोथ AP and MP increases but MP at a greater rate, वो तेजी से ज्यादा बढ़ रहा है। फिर MP cuts AP at its maximum and starts declining। दोनों ने डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया। जो डायग्राम में है बस वही लिखना है। उसके बाद क्या हुआ? बोथ AP and MP are declining but MP at a greater rate, MP ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। इसी बीच में हम एक लाइन वो भी ऐड कर सकते हैं कि MP starts declining but AP still increasing। ठीक है, वो भी लिख देंगे तो चलता है। तो ऐसे हम बताते हैं कि AP और MP आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब वो डायग्राम दोबारा देखो कैसे बनता है। जब आप डायग्राम बनाते हो तो थोड़ा सा इस तरह से बनाओगे कि यहां से हमने नीचे ऐसे लिया और फिर ऐसे लेके यूं लेकर आए। दिस इज द वे। ठीक है, जीरो से नहीं भी बनाओ, थोड़ा यहां से भी शुरू करोगे तो भी चलेगा, बट अगर जीरो से बना दोगे तो आपका हाथ ज्यादा बेटर चलेगा। और डायग्राम एक ही पेंसिल, पूरा पेंसिल को बिना रोके लेकर आना है। इतनी प्रैक्टिस इसलिए करनी है, इसलिए मैं इतनी बार बनाने को बोल रही हूँ कि इस डायग्राम की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका हाथ एक बार में ही स्ट्रेट आए, बीच बीच में आपको पेंसिल उठानी ना पड़े। और एक बार प्रैक्टिस आपकी हो जाए ना, एक बार आपको ये कि एक बार में ठीक बन रहा है, उसके बाद अगर पेन से भी बना दोगे तो भी कुछ गलत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पेन से डायग्राम्स बनाना अलाउड नहीं होता, वो आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेन से बनाओगे गलत हुआ तो पूरा काटना ही पड़ेगा। पेंसिल का तो फिर थोड़ा सा इरेज करके बना सकते हो ना ठीक से, इसलिए आपको बोला जाता है। बाकी पेन से भी बना सकते हो। अब यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट आया, यहां से हमने ये लिया, ये MP आया, ये हमारी फर्स्ट स्टेज, आउटपुट बिना लेबल के किसी डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं है। Y0, Y1, H इनपुट, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इन तीनों स्टेजेस के नाम हैं। क्या नाम है? फर्स्ट स्टेज का नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग returns to a factor। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों है ऐसा नाम? अ फैक्टर मतलब किसी एक फैक्टर में चेंज होने से हमारा कितना चेंज होगा। फिर सेकेंड स्टेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। टू अ फैक्टर, ये सेकेंड स्टेज है। और जो थर्ड स्टेज है उसका क्या नाम होगा फिर? अब
बताओ थर्ड स्टेज का क्या नाम होगा? बढ़िया, इतना धीरे क्यों बोल रही है, कॉन्फिडेंस से बोल। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो पहला लॉ क्यों अप्लाई हो रहा है? फर्स्ट लॉ इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि हम फिक्स फैक्टर को बेटर यूटिलाइजेशन में, फुलर यूटिलाइजेशन में लेके चल रहे हैं। सेकेंड लॉ क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं एज कंपेयर टू फिक्स फैक्टर्स, तो वो डिमिनिशिंग पर आ गया। नेगेटिव कब हो रहा है? व्हेन देयर इज पुअर कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। यही हमने समझा था ना अपने एग्जाम्पल से, उन्हीं को हमने वर्ड्स दे दिए, बस जो हमने बातें समझी उन्हीं को हमने वर्ड्स दे दिए और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये लॉ अभी आपको क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं, आगे जब हम इसमें कॉस्ट का चैप्टर करेंगे तो कॉस्ट के चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स में हर डायग्राम की शेप ऐसी क्यों है, उसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जितने भी डायग्राम्स हम करेंगे उस डायग्राम की शेप का जब आपसे रीजन पूछा जाएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस शेप, आंसर इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमें इसी लॉ को अप्लाई करना है आगे के चैप्टर्स में, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हमने इस पे इतना टाइम लगाया है, वरना खत्म तो हम एक क्लास में भी कर सकते थे, लेकिन हमने पूरा टाइम इसीलिए लगाया कि ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत बेस है, पहला चैप्टर है, बेस है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब ये लिख लो, फिर चैप्टर खत्म, असाइनमेंट करना है।